हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने उपयोगिता के बारे में पढ़ा था और उपयोगिता के जो टाइप्स होते हैं, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता, इन तीनों के बारे में चर्चा करी थी। आज के लेक्चर में हम जो सीमांत उपयोगिता से संबंधित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या इम्पॉर्टेंट लॉ है, उसकी व्याख्या करेंगे। उस नियम का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर जिसे कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो अर्थशास्त्र में के ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक इम्पॉर्टेंट लॉ होता है, और जो हम मांग का विश्लेषण पढ़ते हैं, डिमांड एनालिसिस करते हैं, उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि जो यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और सीमांत उपयोगिता दोनों में हमने संबंध स्थापित किया था कि क्या रिलेशनशिप होता है, और ये भी देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो डिक्लाइनिंग होती है, गिरती हुई होती है, लेकिन एक सीमा तक पॉजिटिव होती है, फिर ज़ीरो हो जाती है और उसके बाद में नेगेटिव हो जाती है या ज़ीरो से नीचे चली जाती है। तो आज हम इसी को और एक्सप्लेन करेंगे, इसके पीछे के कारण क्या होते हैं और ये नियम क्या कहता है। जो मेन अंडरलाइंग फीचर है इस नियम का वो ये है कि हमें पता है कि मनुष्य की या उपभोक्ता की जो आवश्यकताएं होती हैं वो अनंत होती हैं, न्यूमरस होती है, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन साथ ही साथ किसी एक समय पर एक पर्टिकुलर आवश्यकता की संतुष्टि करना भी संभव होता है। तो इसी के कारण जो सीमांत उपयोगिता होती है वो हमेशा गिरती हुई होती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था, एक जर्मन अर्थशास्त्री थे, जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम है प्रोफेसर H.H. गोसेन। इसी कारण से इसे फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन भी कहा जाता है। जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है उसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसको प्रोफेसर H.H. गोसेन ने सबसे पहले प्रोपाउंड किया था। लेकिन मूल्य निर्धारण में या प्राइस डिटर्मिनेशन में सबसे पहले इस नियम का उपयोग किया प्रोफेसर जेविन्स ने। तो इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है प्राइस डिटर्मिनेशन में, उसको प्रोफेसर जेविन्स ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। तो इन दो अर्थशास्त्रियों के नाम इसमें इम्पॉर्टेंट है। अब ये नियम को प्रतिपादित करते हुए कई अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं। हम प्रोफेसर बोल्डिंग की परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर बोल्डिंग ने बोला कि जब उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखकर किसी एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है तो परिवर्धित वस्तु की सीमांत उपयोगिता का अंततः अवश्य ह्रास होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता है कि कोई भी उपभोक्ता सिर्फ एक वस्तु का उपभोग तो नहीं करता, बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग करता है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं भी बहुत सारी होती हैं। तो जब वो अन्य वस्तुओं के उपभोग को एक बार कांस्टेंट मानकर किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के उपभोग को जैसे जैसे इंक्रीज़ करता है, जैसे जैसे बढ़ाता है, तो उस वस्तु से कि प्रत्येक इकाई से जो प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है वो निरंतर कम होती जाती है, निरंतर डिमिनिश होती जाती है। इसी तरीके प्रोफेसर मार्शल ने परिभाषा दी है कि अन्य बातों के समान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने पर जो अतिरिक्त लाभ उसे प्राप्त होता है उसकी मात्रा प्रत्येक वृद्धि के साथ घटती जाती है। यहाँ पर इन्होंने अतिरिक्त लाभ यानी जो एडिशनल बेनिफिट है, ये नाम यूज़ किया है सीमांत उपयोगिता के लिए। सीमांत उपयोगिता को उन्होंने अतिरिक्त लाभ कहा है, क्योंकि हम किसी वस्तु का उपभोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उससे उपयोगिता प्राप्त होती है, और उस वस्तु से जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता है हर इकाई के साथ में निरंतर घटती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी वस्तु का ज़्यादा उपभोग करते हैं तो उस वस्तु से जो हमें उपयोगिता मिल रही है वो बाद में कम होने लगती है,
क्योंकि अब उस वस्तु से जो हमें संतुष्टि प्राप्त हो रही थी वो एकदम अपने हाईएस्ट लेवल पे है, या जो पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन था वो हम ऑलरेडी रीच कर चुके हैं। इसीलिए अब उस वस्तु से जो एडिशनल कंजप्शन करने पर जो यूटिलिटी प्राप्त होगी, उपयोगिता प्राप्त होगी, वो निरंतर कम होती जाती है। इसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि सपोज़ कोई आदमी बहुत ज़्यादा प्यासा है, उसे बहुत प्यास लगी है, तो जब बहुत ज़्यादा प्यास लगने पर वो एक गिलास पानी पिएगा तो उससे उसे ज़्यादा सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। दूसरे गिलास पानी पीने पर भी उसे सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी, लेकिन क्या होगा, सपोज़ हम इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं कि जब कि कोई आदमी अगर बहुत ज़्यादा प्यासा है, उसे बहुत प्यास लगी है, तो उस समय अगर वो एक गिलास पानी पीता है तो उससे उसे बहुत ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, उसकी जो इंटेंसिटी है उस वस्तु के प्रति, उसकी इच्छा है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसे ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होती है। जब वो दूसरा गिलास पानी पिएगा तो उससे भी उसे और आधा उपयोगिता प्राप्त होगी, क्योंकि अब उसकी इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी प्यास को और ज़्यादा वो सेटिस्फाई करना चाहता है। तीसरा गिलास पानी पीने पर हो सकता है उपयोगिता बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, क्योंकि अब उसको ऑलमोस्ट उसकी थर्स्ट वो मिट चुकी है, वो अब उसको इतनी प्यास नहीं है। इसी तरीके से अब वो और ज़्यादा अगर पानी पी लेगा तो उपयोगिता बढ़ने की बजाय क्या है, कम होगी, और हो सकता है नीचे चली जाए, उसको अब उससे उपयोगिता मिलने की बजाय डिसयूटिलिटी या अनुपयोगिता मिलना प्राप्त हो जाए। तो इसी तरीके से किसी भी एक वस्तु के प्रति हमारी जो इच्छा होती है वो तब तक होती है जब तक हमें वो वस्तु प्राप्त नहीं होती। जब वो वस्तु को हम कंज्यूम कर लेते हैं तो एक सीमा तक तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन एक सीमा से अधिक उपभोग करने पर हमें उससे यूटिलिटी मिलने की बजाय घटने लगती है, और हो सकता है एक सीमा के बाद अनुपयोगिता या फिर डिसयूटिलिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस नियम की व्याख्या करने के लिए, कि हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई है। यहाँ पर हमने रोटी की इकाइयाँ ली है कि सपोज़ हमारा यहाँ पे गुड कौन सी है, रोटी है, कि किसी व्यक्ति को बहुत भूख लगी है तो उसे इसलिए हमने तो उसे रोटी खाने की इच्छा हो रही है। तो किसी व्यक्ति को, किसी उपभोक्ता को बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो उसकी वो थर्स्ट है वो कैसे मिटेगी, खाना खाने से। तो उसकी यूटिलिटी किससे प्राप्त होगी, उसको रोटी से। तो अब रोटी की इकाइयाँ हमने यहाँ एक तरफ ले ली हैं 1 से 6 तक। इसके बाद में अगला कॉलम में हमने लिया है सीमांत उपयोगिता या फिर मार्जिनल यूटिलिटी। जब वो पहली इकाई कंज्यूम कर रहा है तो उसे हो सकता है 50 की सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। जब वो दूसरी इकाई कंज्यूम करेगा तो उसे उपयोगिता तो प्राप्त होगी, लेकिन पहले की अपेक्षा अब कम उपयोगिता प्राप्त हो रही है, 50 से 40 हो गया है घटकर। तीसरी इकाई पर उसे केवल 25 की सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। इस तरीके से उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। एक इकाई पर जाकर, एक लिमिट पर जाकर ये 0 हो जाती है, और जब फिर भी उससे भी ज़्यादा इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो सीमांत उपयोगिता जो है ऋणात्मक हो जाती है, 0 से भी नीचे चली जाती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुल उपयोगिता से सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं ये देखा था। अब हम इसमें देखते हैं सीमांत उपयोगिता से कुल उपयोगिता को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रथम कॉलम में तो कुल उपयोगिता हमारी कितनी आ जाएगी, 50 की 50 आ जाएगी। अगले कॉलम में क्या होगा, इन दोनों का टोटल हो जाएगा। कुल उपयोगिता क्या होता है, जो भी उपयोगिता प्राप्त हो रही है विभिन्न इकाइयों से उन सब का योग होता है, उन सब का समेशन होता है। तो नेक्स्ट में ये क्या हो जाएगा, 50 + 40 यानी कि 90, इन दोनों का जोड़ हो गया। यहाँ पर आप लिख दो, लिखना चाहो तो 50 + 40। तीसरे कॉलम में कुल उपयोगिता क्या होगी, जो सारी इकाइयाँ, 3 इकाइयों का उपभोग हुआ है अब तक, तो तीनों इकाइयों से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है उन तीनों का टोटल हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा 115। कैसे हुआ, 50 + 40 + 25। इसी तरीके से अगला कर लेते हैं, तो ये होता है 120। इसमें हमने चारों का टोटल कर लिया है। फिर यहाँ पे भी ये 120 हो जाते हैं, और फिर सीमांत उपयोगिता बढ़ने की बजाय जो है वापस कम हो गई है।
तो कुल उपयोगिता भी जो है कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वस्तुओं की इकाइयों का अधिक उपभोग करने पर कुल उपयोगिता पहले तो बढ़ा, एक सीमा पर जाकर जो है ये अधिकतम या फिर मैक्सिमम हो गया है, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है और फिर और भी ज़्यादा उपभोग करने पर टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होने लगती है, कम होने लगती है और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। जहाँ पर ये कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वो क्या होता है, हमारा पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्टी। अब इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं और उसमें देखते हैं कि हमें सीमांत उपयोगिता कैसी प्राप्त हो रही है। ये हमने OY एक्सिस ले लिया है। OY एक्सिस पर हम यहाँ पर मापते हैं सीमांत उपयोगिता, क्योंकि यहाँ पर हम केवल सीमांत उपयोगिता हास नियम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो केवल सीमांत उपयोगिता और वस्तुओं की इकाइयों का ही ग्राफ बनाएंगे। अब सीमांत उपयोगिता 50 से लेकर -5 तक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 50-50 का अंतर ले लेते हैं, 50 हो गया, 40, 30, 20, 10, ये 0 हो जाएगा और नीचे फिर आ जाएगा -10। ये है OX अक्ष। OX अक्ष पर हम क्या लेते हैं, वस्तु की इकाइयाँ ले रहे हैं। तो अब जो पॉइंट्स हैं इस वस्तु की इकाइयों के और सीमांत उपयोगिता के, इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं और फिर कर्व प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से जब हमने सीमांत उपयोगिता के और वस्तु की इकाइयों के जो पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट किए, तो हमें जो कर्व प्राप्त हुआ है वो कुछ ऐसा कर्व मिला है। यहाँ पर सीमांत उपयोगिता जो है घटती हुई है, डिमिनिश हो रही है लगातार, एक सीमा तक 0 हो जाती है, उसके बाद में नेगेटिव हो जाती है। तो ये डिक्लाइनिंग सीमांत उपयोगिता का कर्व हमें प्राप्त होता है। जैसे जैसे हमने वस्तु का उपभोग बढ़ाया है, सीमांत उपयोगिता कम होती गई है, शून्य हो जाती है और उससे भी अधिक उपभोग करने पर फिर हमें यहाँ पर डिसयूटिलिटी या फिर अनुपयोगिता प्राप्त होती है। तो इसलिए इसे कहा जाता है सीमांत उपयोगिता हास नियम। जैसे किसी वस्तु की इकाइयों में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है, अधिक अधिक उनका उपभोग किया जाता है, उसके मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो निरंतर घटती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है। और TU और MU में रिलेशनशिप हमने देखा था कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रहा है तब मार्जिनल यूटिलिटी हमारा क्या है, 0 से अधिक होता है, या हम कह सकते हैं धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। जब कुल यूटिलिटी टोटल उपयोगिता जो है हमारी वो मैक्सिमम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाता है, और जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होने लगती है तो सीमांत उपयोगिता जो है नेगेटिव हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये TU और MU में रिलेशनशिप होता है। अब सीमांत उपयोगिता हास नियम के लिए यहाँ पर भी हमने लिखा है अन्य बातों के समान रहने पर, यानी कि इसमें भी हम कुछ मान्यताएं लेकर चलते हैं, कुछ अजम्पशंस लेकर चलते हैं कि कुछ बातें जो है यथावत होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी मान्यताएं होती हैं। सबसे पहली मान्यता जो आती है सीमांत उपयोगिता की वो है कि यहाँ पर जो उपभोक्ता है उसकी आय स्थिर रहनी चाहिए, उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाएगा तो हो सकता है कि अब वो उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी का, उस पर्टिकुलर गुड का उपभोग ना करे, उससे बेहतर गुड्स का उपभोग करने लग जाए। तो इस स्थिति में फिर ये लॉ सही साबित नहीं होता। तो उपभोक्ता की आय जो है स्थिर रहनी चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
दूसरा है कि उपभोक्ता की जो रुचि है, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस जो होते हैं वो भी स्थिर रहने चाहिए। इस पीरियड में जब उपभोग किया जा रहा है उसकी रुचियों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो गई है तो हो सकता है अब वो उस वस्तु का उपभोग ही ना करना चाहे, या फिर हो सकता है अब उस वस्तु के प्रति उसकी रुचि और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में ये नियम लागू नहीं होगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट मान्यता है कि जिस भी वस्तु का हम यहाँ पर उपभोग कर रहे हैं या जिस वस्तु की स्टडी की जा रही है उस वस्तु का क्वालिटी में, उस वस्तु की किस्म में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसकी किस्म स्थिर रहनी चाहिए। अगर उसकी क्वालिटी पहले से बेटर हो जाएगी तो ये नियम लागू नहीं होगा, या पहले से ख़राब क्वालिटी हो गई तो भी ये नियम लागू नहीं होगा। उसकी किस्म में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगली अजम्पशन है कि जो भी उपभोग की जा रही है उस वस्तु की इकाइयाँ उपयुक्त होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। मतलब ना तो बहुत ज़्यादा छोटी और ना बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि किसी को प्यास लगी है तो वो 1 गिलास पानी पिएगा, तो वो 1 गिलास एक परफेक्ट यूनिट है मेजरमेंट का। अगर हम सपोज़ करें कि उसको 1-1 चम्मच पानी पिलाया जा रहा है तो वो अनुपयुक्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही छोटी इकाई है, तो उस पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। तो जिन इकाई का हम उपभोग कर रहे हैं, या रोटी का जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, तो 1-1 रोटी का उपभोग है, अगर 1 रोटी के एक छोटे टुकड़े का उपभोग बताया जाए तो वो भी अनुपयुक्त इकाई हो जाएगी। तो इनकी इकाइयाँ जो है वो स्थिर होनी चाहिए और एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अगला अजम्पशन आता है जो अन्य संबंधित वस्तुएं होती हैं, जैसे कि कौन सी होती है संबंधित वस्तुएं? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, पूरक वस्तुएं और जो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं उनकी कीमतें यथावत होनी चाहिए, उनकी कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस चेंज हो जाती है तो उसका सीधा इफ़ेक्ट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं कॉमोडिटी उस पर भी पड़ता है। ये जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला पढ़ा था, जहाँ पर हमने क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ी थी, तो उसमें देखा था। तो वस्तुओं की कीमतें जो होती है पूरक और प्रतिस्थापन की, वो भी स्थिर रहनी चाहिए। इसके अलावा एक मान्यता और है कि जो उपभोग होता है उसमें निरंतरता होनी चाहिए, उसमें कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी रहेगी उपभोग में तो ये नियम लागू होगा। सपोज़ हमने 1 गिलास पानी अभी पिया, फिर 1 गिलास पानी 4 घंटे बाद में पिया, तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि फिर से हमारी उस वस्तु के प्रति इंटेंसिटी बढ़ गई है, उसके प्रति हमारी डिज़ायर इंक्रीज़ हो गई है, तो तब ये नियम लागू नहीं होगा। ये तब होता है जब कोई भी टाइम गैप ना हो, कोई टाइम इंटरवल ना हो, उसमें कंटिन्यूस होना चाहिए कंजप्शन, तो ही ये सीमांत उपयोगिता हास नियम इसमें लागू होगा। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस होती है। अब सीमांत उपयोगिता हास नियम के अजम्पशंस का तो अर्थ है कि हम इन चीज़ों को स्थिर मानते हैं तो ये नियम लागू होता है। अब आता है कि सीमांत उपयोगिता हास नियम क्यों लागू होता है, या उसके रेलेवेंस क्या है, उसके पीछे के कारण क्या है। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी के 2 इम्पॉर्टेंट कारण होते हैं, 2 मुख्य रीज़न है कि ये नियम क्यों लागू होता है। इसको हम कह सकते हैं नियम के लागू होने के कारण। पहला इम्पॉर्टेंट कारण है नियम का लागू होने का कि मनुष्य की आवश्यकताएं तो अनंत होती हैं, परंतु प्रत्येक आवश्यकता की संतुष्टि संभव होती है। एक व्यक्ति बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता रखता है या बहुत सारी वस्तुओं को उपभोग करना चाहता है, परंतु प्रत्येक जो आवश्यकता होती है उसकी संतुष्टि संभव होती है। जैसे कि हमें एक समय पे प्यास भी लग सकती है, भूख भी लग सकती है, हमें बहुत सारे अच्छे कपड़े भी चाहिए, या हमें और कुछ हमारा एंटरटेनमेंट के सोर्सेज भी होने चाहिए, लेकिन
प्रत्येक की आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है। हम लोग एक समय पे मूवी देखने से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है, लेकिन एक समय पे हम कितनी मूवीज़ देख सकते हैं, कितना प्रोग्राम्स देख सकते हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा देखेंगे तो उससे यूटिलिटी के बजाय डिसयूटिलिटी मिलेगी, हमारी आई स्ट्रेन हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है। तो इस तरीके से जो प्रत्येक आवश्यकता होती है उसको हम संतुष्ट करना संभव होता है। बहुत ज़्यादा भूख लगी है या बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का मन है तो भी उसको एक लिमिट तक ही खाया जा सकता है, उसके बाद हमें वही वस्तुएं डिसयूटिलिटी दे सकती हैं, उससे अब हमें और ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। तो जो प्रत्येक आवश्यकता को संतुष्ट करना संभव होता है, इसीलिए ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है कि जब आवश्यकता की संतुष्टि होने लगती है तो सीमांत उपयोगिता हमारी घटने लगती है और फिर नेगेटिव हो जाती है। और दूसरा इसका कारण होता है कि विभिन्न वस्तुएं जो होती हैं या कोई भी दो प्रकार की वस्तुएं जो होती है एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होती है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते एक दूसरे के, इसके कारण भी ये नियम लागू होता है कि सपोज हमें बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग करना पड़ता है, केवल एक ही वस्तु का उपभोग करने से हम अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। जैसे सपोज किसी को चाय पसंद है तो उसके लिए चाय की ही आवश्यकता होगी, उसको कॉफ़ी से सब्स्टिट्यूट एक लिमिट तक तो किया जा सकता है, लेकिन वो उसकी पूर्ण स्थानापन्न नहीं है, उसे हम परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। जो कॉफ़ी ड्रिंकर्स होते हैं उन्हें कॉफ़ी ही चाहिए होती है, जिनको चाय पसंद है उन्हें चाय ही पीनी होती है। क्योंकि वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं है, इसीलिए हमें प्रत्येक अलग अलग वस्तुओं का उपभोग करना पड़ता है। केवल एक वस्तु के उपभोग से ही सारी आवश्यकताएं एक साथ हम संतुष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए भी जो है हमें एक वस्तु का जो सीमांत उपयोगिता होती है वो एक सीमा के बाद में घटती जाती है और नेगेटिव हो जाती है। तो ये दो मुख्य कारण होते हैं इस नियम के लागू होने के। फिर इस नियम के कुछ अपवाद भी आते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं इस लॉ के। एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं? पहला एक्सेप्शन तो होता है कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा यूनिक वस्तुएं हैं, एंटीक गुड्स है या किसी को एंटीक गुड्स के कलेक्शन का शौक़ है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए कोई भी उनकी सीमांत उपयोगिता घटती नहीं है बल्कि बढ़ती जाती है कि अगर हमें जितनी ज़्यादा एंटीक वस्तुएं मिलेगी हमें इच्छा की संतुष्टि उतनी ही ज़्यादा होगी। या कह सकते हैं किसी को पुराने कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक़ है तो उसको जितने ज़्यादा कॉइन्स मिलेंगे उतनी ज़्यादा ही उसकी आवश्यकता संतुष्ट होगी, उतनी ज़्यादा उसको उससे यूटिलिटी मिलेगी, तो उसमें सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं इसमें पुरानी या कीमती वस्तुओं के में ये लागू नहीं होता है। एक इसका एक्सेप्शन हो सकता है, सपोज़ अगर मान लो किसी को स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ है, पुरानी टिकटें इकट्ठी करने का शौक़ है, तो उसमें भी जितनी ज़्यादा उन्हें वो वस्तु प्राप्त होगी उनकी सीमांत उपयोगिता घटने की बजाय उतनी ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो ये इसका एक अपवाद होता है। दूसरा अपवाद हो सकता है किसी को मान लो कीमती हीरे जवाहरात का शौक़ होता है, तो गोल्ड या सिल्वर एक ऐसी चीज़ होती है जिनका भी उपयोगिता कम होने की बजाय जो हमेशा बढ़ती रहती है। जितनी ज़्यादा भी हमें प्राप्त होती है उतनी ही हमें वो कम लगने लगती है, तो वो भी इसमें एक एक्सेप्शन हो सकता है।
इसको हम नाम दे सकते हैं मुद्रा संचय, या फिर जो शान और शौकत की वस्तुएं होती हैं वो वस्तुएं, प्रेशियस गुड्स जो होती हैं, प्रेशियस डायमंड्स हैं, गोल्ड है, ज्वेलरी है, वो इसका एक अपवाद हो सकता है। तीसरा अपवाद होता है इसका मादक वस्तुएं। मादक वस्तुएं कौन सी होती है? जो एडिक्टिव गुड्स होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं ड्रग्स है या लिकर है, एल्कोहल है, ये भी इसका एक्सेप्शन हो सकता है, क्योंकि उन वस्तुओं में भी जिसको शराब पीने की आदत है, उसको जितनी ज़्यादा शराब मिलेगी उसकी उपयोगिता उतनी ही बढ़ती है, वो कम नहीं होती, क्योंकि वो इस चीज़ के एडिक्टेड हैं, उस चीज़ का इनको एक, या फिर जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको भी उसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उन पर भी लागू नहीं होता है। कभी इसमें एक एग्जाम्पल और हो सकता है कि कुछ लोगों को किताबें पढ़ने का शौक़ होता है या फिर कुछ अच्छे म्यूज़िक का शौक़ होता है, तो उन पर भी ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं उनको भी जितना ज़्यादा वो उसका उपभोग करते हैं, बुक्स को कंज्यूम करेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे या अच्छा म्यूज़िक सुनेंगे, तो उन पर ये नियम लागू नहीं होता है। तो ये इसके कुछ जो है एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कुछ इस नियम के अपवाद हो सकते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है और इकोनॉमिक्स में काफ़ी काम आता है। जो हमने पहले भी देखा था कि जो मांग का एनालिसिस होता है, डिमांड एनालिसिस, टाइप्स ऑफ डिमांड जो हम पढ़ते हैं, उसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। या इसके अलावा हम जब ये उपभोक्ता संतुष्टि की बात करते हैं, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, तो उसमें भी हम मार्जिनल यूटिलिटी को स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो पब्लिक फाइनेंस है, सार्वजनिक वित्त है, उसमें भी इसकी बहुत उपयोगिता होती है। सार्वजनिक वित्त में कितना व्यय करना है, किसके लिए कितना व्यय किया जाना है, ये जो आय और व्यय का बैलेंस होता है, ये भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर ही होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ टीएमयू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम होता है इकोनॉमिक्स की व्यू पॉइंट से। तो इसके साथ ही that's all for today's lecture. We'll meet again with a new topic. Thank you.